तो ज़्यादातर लोगों के जो डाउट्स रहते हैं गाइस कनाडा आने के बाद, जो भी स्टूडेंट आते हैं 21 से 25 या 30 या जो भी है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एंड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड डाउट रहते हैं कि मनी को मैनेज कैसे करना है यहाँ पे। सो उसी से रिलेटेड मैं दो लोगों को लेके आया हूँ। ये इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। दे आर लाइसेंस्ड, तो किस चीज़ में उनका लाइसेंस है, क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड अगर कोई स्टूडेंट है या कोई वर्क परमिट पे या कोई पीआर पे, ये तीनों मतलब बेसिकली सब लोगों के लिए वीडियो बहुत काम की होगी। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो। थैंक यू जय। मेरा नाम नील है। मैं कनाडा 2017 में आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। 21 के एज पे मैं कनाडा आया था। सारे लोग ड्रीम परस्यू करने कनाडा चले आते हैं, सेम वैसे ही मैं इंडिया से कनाडा आ गया था फर्दर स्टडी के लिए। आई मेड गुड मनी, मैंने पैसा भी इधर अच्छा बनाया। देन आई रियलाइज मैनेजिंग मनी, सो इधर पैसे कहाँ डालने हैं। उस दौरान में मैंने एक थोड़ा पढ़ा एंड आई गॉट टू नो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी संस्था मिली वेयर आई गॉट माई लाइसेंस। द लाइसेंस नेम इज़ HLLQP, हार्मोनाइज्ड लाइफ लाइसेंसिंग क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, वेयर आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने उधर ज़्यादा कुछ सीखा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस। एंड नाउ मेरे पास लाइसेंस है एंड आई एम हेल्पिंग पीपल एंड फैमिलीज फ्रॉम लास्ट 5 years। मेरा नाम श्रेय है। मैं 2019 में आया था एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई ऑल्सो डिड द millwright course over here back in St. Clair College in Windsor. I also have a same story like Anil. I am making good money on that, but I don't know how to manage the money. In back home, I know because my father is also in the same industry. मेरे पिताजी का भी यही business था, so I know since I born because he is doing since last 35 years. बट सेम थिंग यहाँ पे मुझे नहीं मालूम था हाउ टू मैनेज द मनी। सो मुझे मालूम था कि मैं पैसे बना रहा हूँ बट कहाँ पे इन्वेस्ट करना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड देन आई गॉट टू नो दिस HLLQP प्रोग्राम। एंड नील इज़ ऑल्सो माई गुड बडी, ही इज़ लाइक क्लोज फ्रेंड। सो हम दोनों ने स्टार्ट किया एज अ बिजनेस पार्टनर एंड इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ वी आर एजुकेट द पीपल in terms of how they can grow money in different accounts. तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट आता है यहाँ पे, उसकी जॉब लगी पार्ट टाइम, वो कमाने लग गया, थोड़ा बहुत रेंट वेंट निकाल के थोड़ा पैसा बैंक में पड़ा रहा। शुरू में आई थिंक बहुत सारे लोग कॉलेज की फ़ीस भी पे आउट करने के लिए रखते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जिनकी कॉलेज की फ़ीस का सेटिंग ऑलरेडी हो गया है एंड उनका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। तो वो लोग के लिए कौन से ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकते हैं वो? सो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आया है, किसी स्टूडेंट को मालूम है कि 6 महीने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की उसको फ़ी बेस करनी है, देन ही कैन इन्वेस्ट इन TFSA अकाउंट। यूजुअली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि GIC में डालते हैं बैंक में, विच इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। द ओनली थिंग इज़ कि हमारी यंग जनरेशन में सबको ऐसा है कि स्टॉक में पैसे डालेंगे कि कहाँ पे भी डालेंगे देन मनी विल ग्रो वेरी फास्ट। इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट यू हैव टू मेक श्योर कहीं पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। सो इफ़ यू आर नॉट इन that phase, then you cannot make good money, you will lose the money. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के लिए यहाँ पे आप कनाडा में एक अच्छा सा प्रोग्राम है विच इज़ TFSA, विच इज़ नोन एज अ टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। सो अगर आपने कोई भी पैसे डाले, उसकी एक सर्टेन लिमिट है विच इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो आपको उसी कंट्रीब्यूशन लिमिट में डालना पड़ेगा पैसे, और कितना भी पैसा आपका ग्रो हुआ उस पर आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। सो द मेन एडवांटेज बाय डूइंग दिस कि आपको एक कंसिस्टेंसी पकड़ के रखेंगी और उसी वजह से आपका जो आपने ग्रोथ का जो रेट पकड़ा है, उसी ग्रोथ रेट में आप आपके पैसे ग्रो कर पाओगे। तो ये TFSA जो आपने बोला, ये कहाँ होता है? ये TFSA कहाँ पैसा, कहाँ मतलब कहाँ पता लगेगा कि TFSA नाम का अकाउंट है? ये कैसे पता लगेगा? सो TFSA के अकाउंट के लिए आप खुद से भी कर सकते हो। किसी ने देखा है कि क्वेस्टेड है और वेल सिंपल है, यू कैन गो टू द बैंक एज वेल। देयर इज़ लॉट ऑफ अनदर कंपनीज, they can also open the TFSA. So TFSA is just type of investment कि आप ऐसे investment account खोल सकते हो। Then you have a lot of option how you wanna invest those money in which kind of investment fund, stocks, GIC, guaranteed investment, whatever you want to do. So TFSA is just type of account कि आप आपका पैसे वहाँ पे डाल सकते हो and you can grow the money tax free. जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है एंड चेकिंग अकाउंट होता है, वैसा ही है, राइट? सेम राइट। तो कोई भी बैंक में कहीं पे भी खोल सकते हो गाइस। सो अभी ये जो TFSA आपने बोला, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है? Whatever the money you grow, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो मनी ग्रो करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, राइट? सो इवेंचुअली आपने जितने भी पैसे डाले, अगर आपने आपकी जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है उसके अंदर आपने पैसे डाले, तो वो पैसे पर जितने भी आपका ग्रो होगा और टोटल जो मनी है इन टर्म्स ऑफ विड्रोवल, देयर इज़ नो टैक्स। फिर वो भले मैं US के स्टॉक में डालूँ या कनाडा के स्टॉक में डालूँ, टैक्स नहीं लगेगा? डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके पास जो भी
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इन TFSA अकाउंट, आप किसी में भी डालो, नो टैक्स। ओके ओके, उसके अलावा व्यूअर्स को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं अभी, लॉट ऑफ पीपल ड्यू टू सोशल मीडिया की वजह से आप स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हो। TFSA का एक डिस्क्लेमर है CRA वेबसाइट से, तुम डे ट्रेड नहीं कर सकते। सो लेट्स से तुम कोई भी कंपनी का स्टॉक आज लिया और वो ऊपर चला गया, बेच दिया, कल दूसरा पकड़ा, वैसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी, एज आई सेड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो इधर की पॉपुलेशन के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा है, जो आप हार्ड अर्न मनी इधर कमा रहे हो, उसको आप किधर भी डाल सकते हो और लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट ले सकते हो विदाउट टैक्स फ्री, इफ़ यू स्टे इन लिमिट। सो यू कैन नॉट डे ट्रेड। लॉट ऑफ कंपनीज आर ग्रोइंग, बट यू ऑलवेज हैव टू रीड फाइन प्रिंट्स वेर एवर यू इन्वेस्ट द मनी। दैट्स द माई एडवाइस ऑन TFSA साइड। और डे ट्रेड के बारे में बता दो, बहुतों को आइडिया नहीं होगा डे ट्रेडिंग क्या होता है। डे ट्रेड अगेन वो बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें भी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो विदाउट बाइंग स्टॉक्स एज वेल, यू गेट मनी। अगेन डे ट्रेडिंग इज सिंपल। इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी कंपनी का आपने स्टॉक्स लिया, पैसा डाला, थोड़ा $10-15 $20 जो भी ऊपर गया आपने बेच दिया तुरंत ही और प्रॉफिट कमाया, उसको आप सिंपल इन ईजी भाषा में आपको उसको डे ट्रेड बोल सकते हो। ओके, बाकी TFSA के अलावा कोई और ऑप्शन है कोई स्टूडेंट के लिए, अगर वो डालना चाहता है पैसे तो? हाँ, आप व्यूअर्स से आप मेरी यही दरखास्त है, आपको करना क्या है आप देख लो। अगर आपको सेविंग्स करना है तो दैट्स TFSA अकाउंट आपके लिए अच्छा है। आपको इधर लॉन्ग टर्म, आई नो सारे लोग वर्क परमिट एंड दे वांट टू गेट सेटल इन कनाडा, आपका घर बसाने का इधर इच्छा होती है सारे लोग की, तो देन लॉट ऑफ ऑप्शंस। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हियर जब आप कनाडा आते हो तो टैक्स इज़ ऑलवेज, सभी पे करना है या बाद में पे करना है। उसमें आप लॉट ऑफ एडवांटेजेस ले सकते हो कि अगर आप अभी पे कर रहे हो दैट्स योर TFSA, आपको बाद में पे करना है दैट्स योर RRSP एज वेल, विच इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप घर भी ले सकते हो, बट यू हैव टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। उसकी सारी कोई रिक्वायरमेंट होती है, यू विल ऑलवेज हैव टू कंसल्ट विद लाइसेंस प्रोफेशनल एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट। ओके, हाँ, एक RRSP पे जाने से पहले TFSA का जो आपने लिमिट बोला था, वो लिमिट पता कहाँ लगेगा? लिमिट CRA की वेबसाइट पे पता लग जाता है। हर बार का एक लिमिट इशू होता है हर साल, जिधर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस ईयर लिमिट इज़ 7,000 फॉर 2024। सो अगर आप कनाडा आए थे 2023 में, सो दैट ईयर लिमिट वॉज 6,500। सो लेट्स से लास्ट ईयर 6,500, दिस ईयर 7,000, यू डू कंबाइन टोटल, दैट्स योर लिमिट फॉर योर TFSA। उसमें आपने लेट्स से कैलेंडर ईयर, जो कैलेंडर हिसाब के जाता है, सो आपने पैसा डाला और विड्रॉ कर लिया सेम, तो नेक्स्ट ईयर वो वापस रीसेट हो जाता है। ओके, सही है। दिस इंक्लूड्स द गेन एज वेल। सो लेट्स से आपने $13,500 डाला था, पूरे 2 साल में आपका पैसा हो गया 15,000, और कैलेंडर ईयर इस 2024 से December 31 से पहले आपने 15,000 निकाल लिया, तो नेक्स्ट ईयर वो 15,000 प्लस जो नेक्स्ट ईयर CRA लिमिट इशू करेगा वो आएगा कंबाइंड टोटल ऑफ योर TFSA लिमिट। ये सही है। और RRSP जो है वो भी स्टूडेंट इन्वेस्ट कर सकता है RRSP में भी? Yes, it is a registered retirement saving plan. So you need to have SIN number. As you come as a student, you have a SIN number. So there is no specific requirement that you need to be a permanent resident or on work permit to invest in RRSP. Unless you're a legal resident here in Canada, you can invest. But as you know that as you come as student, there is a certain validity of stay of your here in Canada. So अगर कोई कारण सर आपको वापस जाना पड़ रहा है तो you are liable to pay tax if you withdraw the money from RRSP account. So make sure आप अपना रिसर्च कर रहे हो, कोई लाइसेंस प्रोफेशन से कंसल्ट करो और फिर पैसा डालो। अगर कनाडा में जो पढ़ाई होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेट्स से 2 साल मैंने अच्छी नौकरी की, देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर MBA। यू नो इधर कनाडा में फ़ीस इंटरनेशनल के बाद तो कम हो जाती है, सो आप 16 या 32 हज़ार तो नहीं भरोगे, पर MBA की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। इन RRSP यू कैन क्वालिफाई फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड LLP। आप उसमें $10,000 लाइफ टाइम निकाल सकते हो पढ़ने के लिए खाली। यू हैव टू गो इन टू डेजिग्नेटेड लर्निंग सेंटर और उसका विदाउट एनी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे आपने घर लिया था उसमें आप पैसा 10,000 निकाल सकते हो। रीपे का ऑप्शन सेम है, 2 साल आपको रीपे नहीं करना है। लेट्स से मैंने घर लिया, पढ़ाई की, विड्रॉ किया, बट जब भी आप विड्रॉल कर रहे हो आपको बताना है जो भी आपका एडवाइज़र है, इफ़ यू आर गोइंग टू बैंक, टेल द पर्पस, सो दे हैव टू फिल वन स्पेसिफिक फॉर्म टू नोटिफाई टू CRA। इफ़ दैट डजंट हैपन, CRA डज नॉट नो, वो आपके इनकम में गिना जाता है, वो टैक्स निकाल के ही दे देते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है वो, तो लेट्स से मेरे को 5,000 विड्रॉल करना है, वो भी पढ़ाई के लिए था,
अगर मैंने बताया नहीं तो वो 5,000 टैक्स कट के ही आता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टैक्स. दे हैव अ गुड सिस्टम. इट इज़ ऑटोमेटिकली डिडक्टेड. एक और भी गुड न्यूज़ है, अभी हाउसेस के प्राइस बढ़ रहे हैं. सो गवर्नमेंट ने वो लिमिट 35 से 60,000 कर दी है. सो इट्स 60,000 पर इंडिविजुअल. ओके, 2 साल तक आपको पैसा नहीं भरना है, लेट्स से, एंड देन आफ्टर 2 years यू स्टार्ट पेइंग फर्स्ट 3rd year एंड यू पे जो भी निकाला है, सिंपल कैलकुलेशन ले लो, उसका आपको डिवाइड बाय 15 करके ईच ईयर यू हैव टू पे. एंड यू कैन ऑल्सो मे लम सम पेमेंट एज वेल. If that is not possible, economy is not doing well, if you're not doing financially well, you can do whatever you want. ओके. There is no penalty. You just have to pay in 15 years. It just added towards the income. That's all. और अभी नेक्स्ट वाले चीज़ के FHSA के बारे में एक बताई दो आइडिया. पक्का. FHSA is also another initiative जो गवर्नमेंट ने इस साल अनाउंस किया है, which is called First Home Saving Account. In order to open, अगर आपको FHSA ओपन करना है कनाडा में, you have to be legal. Lot of people are making debates, should I open FHSA, should I open RRSP? Both account are great. ऐसे तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी नहीं होगा कि अगर चलो ये ले लो वो ले लो. बोथ आर गुड. यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको करना क्या है. लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग 100,000, 180,000 फॉर हिम बोथ अकाउंट्स, बिकॉज ही इज़ गुड सेविंग मनी, देन ही कैन पुट FHSA एंड RRSP एज वेल. FHSA में एक अच्छा बेनिफिट है, आपको भरना नहीं है पैसा वापस. जो भी व्यूवर्स है, अगर आप पहली बार देख रहे हो और FHSA का नाम पहली बार सुना है, रीच आउट टू एनी डेजिग्नेटेड institution who is registered to help you open FHSA account, because you have to open FHSA account to make sure your limit roll over. In TFS ऐसा नहीं था, जब तुम कनाडा आ गए तुम्हारा लिमिट ऑटोमेटिकली रोल ओवर हो जाता है. वो FHSA में नहीं है, आपको अकाउंट ओपन करना है, देन योर 8,000 लिमिट गोज टू next year and you can only carry forward 8,000. There are a lot of consequences into FHSA account. It is brand new. Maximum lifetime में आप 40,000 FHSA में ले सकते हो. Right. And that's for 5 years. You have to withdraw that in 5 years. अगर नहीं किया तो वो आपको RRSP में पैसा डालना पड़ेगा. ओके. ओके. एंड जैसे आपने कहा कि FHSA के अंदर आप लाइक कहीं जाके, मतलब क्या, कौन सी जगह है वो? कोई भी बैंक इंस्टीट्यूट, वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, या गो टू एनी लाइसेंस फाइनेंशियल प्रोफेशनल दैट कैन हेल्प यू ओपन द अकाउंट. ओके. सो आई थिंक गाइस हम लोगों ने मेन जो RRSP, TFSA, FHSA ये सब के बारे में तो बातचीत करी है. उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ें बताना चाहते हो जो एक स्टूडेंट जब कनाडा आता है वहाँ पे रख के भी उसको रिटर्न मिल सकता है मनी का, या कुछ आपके हिसाब से कुछ जो एक्सपीरियंस आपको है? पक्का. वन ऑफ द ग्रेट थिंग मेरे को बताया था, जब भी आप कनाडा में आते हो, फर्स्ट थिंग, ये कंट्री का एक एडवांटेज है, दे गिव यू टू, जो भी आपको बाय करना है इधर मिल जाता है. यू हैव अ गुड क्रेडिट, बिकॉज आप GIC लेके आए थे $10,000, तो आपको आते उन्हें 10% का क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया, विच $1,000 दे गिव यू. सो सेम थिंग यू कैन डू विद इन्वेस्टमेंट एज वेल. अगेन दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, इट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली. आप अपना रिसर्च करो, उसके बाद डालें. सिंपल है, कोई भी आप अगर नया फ़ोन ले ले तो आप कमिटमेंट दे ही आते हो उधर कि मैं 1 साल तक तुमको ये पैसा भरूंगा. तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आपको TFSA में इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने सेविंग्स अकाउंट में. जस्ट पुट समथिंग वेर यू आर नॉट गोइंग टू टच दैट मनी. इमरजेंसी फंड के लिए रखो, क्या पता कल जॉब चली जाए. कोई गारंटी नहीं होता कभी ये कंट्री में जॉब गई या कुछ भी, कोई इमरजेंसी बैक होम आया, और इफ़ यू वांट टू डू एनी स्पेशल ओकेशन इन योर लाइफ, द सेविंग्स आर रिक्वायरमेंट. डोंट जस्ट पुट all money into one bucket. Just divide the money. वो सारा accumulation asset ही है, but use wisely. That could be distributed everywhere, and if asset is distributed, it can grow rapidly as well, because it's not under one pool and it's not affected by economic crisis if certain things comes down. 100% है. सो उसके अलावा मेरे को ये बताओ कि अभी चलो वर्क परमिट हो गया, स्टडी भी हो गया, PR पे बंदा आ गया, अच्छा खासा कमा रहा है 5-6 साल के बाद. उसके बाद अगर उसको इन्वेस्टिंग का कुछ गेम चेंज करना है उसका, तो आप लोग के हिसाब से क्या रहेगा? अगेन इन्वेस्टमेंट में आपको देखना कि आप करना क्या चाहते हो उधर आके. हमेशा पर्पस, टाइम और आपका रिस्क लेवल कैपेसिटी क्या है. लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, दैट गिव्स यू गारंटीड रिटर्न, क्योंकि रियल एस्टेट जाता ही जाता है आप पे. बट वो आपने सारे सिनेरियो में देखा होगा कि अगर आपने राइट प्रॉपर्टी नहीं लिया तो वो जाता नहीं है कभी कभी ऊपर. इफ़ द एरिया गोज डाउन, इफ़ दैट डजंट गो अंडर डेवलपमेंट, दैट गोज डाउन. सेम थिंग विद इन्वेस्टमेंट. ले लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट पकड़ लो, ये कंपनी जाएगी, ये फंड्स जाएंगे, बट नो, if certain things goes down, it goes down. So you just have to do your due diligence, go to licensed people,
they will help you out. So जब भी हम कनाडा आए थे, राइट, फर्स्ट थिंग वी वेंट टू गेट आवर सिन नंबर. So same thing, you only went to Service Ontario to get SIN number, right? So same thing, if you want financial advice, go talk to someone who is well licensed to help you out. वो आपको अच्छी एडवाइस दिखाएगा और आपको सही मार्ग पे ले जाएगा. तभी आपने लाइसेंस की बात करी है, तो आपने क्या पढ़ाई करी एंड आपका लाइसेंस कैसे आया वो भी एक बार शेयर कर दो तो आइडिया मिले. या लाइसेंस के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ हेल्पिंग यू आउट विद लाइसेंस. Very simple license. You just have to study 4 modules. 4 modules में first ethics, क्योंकि रेगुलेटरी इंडस्ट्री है तो आप एथिकली काम करो, उसका एक एथिक्स का कोर्स होता है. देन एक्सीडेंट एंड सिकनेस, लाइफ इंश्योरेंस एंड देन सेग्रीगेटेड फंड्स टू कवर इन्वेस्टमेंट, विच इज़ HLLQP. बहुत सारे लाइसेंस है इधर, डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है, कहाँ जाना है और क्या करना है उसका लाइसेंस. सो दिस लाइसेंस दैट आई हैव टेकन इज HLLQP, हार्मोनाइज लाइफ लाइसेंसिंग क्वालिफिकेशन प्रोग्राम. वंस यू पास द लाइसेंस, दिस कैन बी एक्टिवेटेड इन ऑल प्रोविंस एक्सेप्ट क्यूबेक. इफ़ यू हैव गिवन क्यूबेक एग्जाम, वो क्यूबेक में भी एक्टिवेट हो सकता है. ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ये इससे नहीं होगा. क्यूबेक का एक अलग कोर्स है, वो आपको करना पड़ेगा. उसके बाद आप क्यूबेक में भी एलिजिबल हो जाओगे टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन टू एनीवन. ओके, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन विद दिस लाइसेंस एज वेल, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट. वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हम जाएंगे उस बारे में. सो आप बता दो अपने लाइसेंसिंग की जर्नी एक बार, एंड कितना टाइम लगता है. ये तो आपने बताया नहीं, कितना टाइम लगा था आपको ये पूरे लाइसेंस गेन करने में. वो तो अभी इंडिविजुअल का ग्रास्पिंग पावर क्या है उस पे. अच्छा, तो खाली आपको पढ़ाई करनी है, देन एग्जाम ही देनी होती है. दैट्स इट. जिधर भी आप लाइसेंस ले रहे हो, दोज डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स द गाइडेंस, राइट. जब कनाडा आए थे, फर्स्ट दिन गए, ओरिएंटेशन हुआ, पूरा कोर्स का लेआउट मिल जाता है. इधर भी है. गुड थिंग इज इट्स MCQ एग्जाम, इतना कुछ लिखना है नहीं. 4 मॉड्यूल है, यू जस्ट हैव टू गेट 60%, दैट्स इट. ABCD एंड यू आर डन. अगेन इट्स नॉट दैट सिंपल. ओके, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, रूल्स है, रेगुलेशन है, एंड यू, yes, it's easy but it's not easy, and you are liable, right, at the end of the day. We have to maintain error and omission as well, because I'm giving you advice, right. Things can go wrong as well. Every doctors, every insurance professional, no matter what profession you have to go here, you have to maintain E&O, which is error and omission license, just to keep to protect yourself. It's not that we are gonna do something wrong, but you never know. As a human, there is a fine line that in a rare instance there could be an error made by us as well. सो गाइज, इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी है दोनों ने. एंड अभी ये बताना चाहेंगे एक्चुअली वर्कशॉप रन करते हैं, एंड आप ही बता दो क्या है वर्कशॉप का. सो जय, क्या है कि हम अकेले पूरी दुनिया पे तो नहीं सारा कुछ बता पाएंगे. द वे यू आर डूइंग गुड वर्क, जो आप अपने अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको एजुकेट करते हो, हम भी ऐसा काम करते हैं. एज अ लाइसेंस प्रोफेशनल, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ रनिंग वर्कशॉप every day, 3 times a day. We have 6 workshops where we help you from everything from financial needs. So how you can build your financial house. So proper protection से लेके debt management, emergency funds investment, we guide you on everything. I'll pass you on my number, so you can put on description and they can contact me if they are interested to learn more about it. डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा गाइज, वहाँ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना है या फिर उनके जो भी सेशंस है उस तरीके में इन्वॉल्व होना है, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो इनको, एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी फ्रॉम देयर. Just to remind, those workshop are complimentary. आपको कोई भी पैसा भरना नहीं है. If you attend the workshop as well, the first disclaimer that we give out, it's for educational purpose only. It's not for कोई आपको selling product, nothing. Our organization goal is to provide financial education to common people like you and me who come from all different part of world to Canada for better lifestyle. So basic simple goal, come learn and implement on yourself. आशा करता हूँ गाइज आप लोग को यूज़फुल लगा होगा वीडियो. कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.